प्रजातंत्र में चुनाव का समय ठीक उसी तरह से खास होता है जिस तरह से एक किसान के लिए फसल बीजने का समय रहता है। आपका दिया हुआ एक एक वोट उस बीज की तरह है जो भविष्य में पूरे देश को पालने की क्षमता रखता है। लोकसभा चुनाव का ये वो समय है जब हमें धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग जैसे भेदों से ऊपर उठकर अपनी सोच और विचारों को देश हित और भविष्य निर्माण में विकल्प के तौर पर चुनने का अवसर मिलता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप फेरान और स्वागत है आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज हिमाचल पर कार्यक्रम जनादेश में। और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की जनादेश सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में की विजय संकल्प यात्रा। कहा, प्रदेश सरकार ने झूठे वायदे कर जनता को किया गुमराह। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की किन्नौर के रिकांगपिओ में चुनावी जनसभा, तो कंगना रनौत ने कुल्लू के मणिकर्ण में की जनता से वोट की अपील। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पालमपुर में लोगों से की मुलाकात, कांग्रेस के लिए मांगा समर्थन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना, विधायक प्रकरण के लिए जयराम ठाकुर को ठहराया जिम्मेदार। और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का चंबा दौरा, स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हर्ष महाजन ने प्रदेश सरकार पर बोला जुबानी हमला। तो जनादेश में सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सियासी हलचल पर। प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इसी के तहत हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर के मुख्य बाजार में रोड शो कर विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया और कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला। दूसरी ओर हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा का भी चुनाव प्रचार जारी है और रायजादा का कहना है कि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। पास करेंगे, अगले महीने से 1500 रुपए मिलेगा। 15 महीने बीत गए, 1500 रुपए खाते में नहीं आया और ना ही कभी आने वाला है। ये तो आपको ठगने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने तो ठगने वाली सरकार को निश्चित तौर पर फायदा होगा और निश्चित तौर पर हम जो सीट भी जीतेंगे, क्योंकि पिछले आप देखिए कि 16-16.5 साल से तो अनुराग जी ही जहाँ से हैं, 4 दफ़ा वो जीते हैं और जनता के बीच में एक रोष है कि वो जनता तक नहीं पहुँच पाए हैं। और संसद में भी उन्होंने कभी भी जो है हिमाचल की बात नहीं उठाई और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं उठाई, चाहे वो आपदा की बात हो या और बातें हों। उन्होंने जब भी हमने टीवी पे अनुराग ठाकुर की विजय संकल्प यात्रा के जरिए अनुराग ठाकुर जहां आज वोट अपील करते नजर आए तो वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोलते नजर आए। इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान हमारे हमीरपुर संवाददाता सुशील शर्मा ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। अनुराग जी से जानते हैं कि किस प्रकार का उत्साह इनको देखने में। सर, आज जो है विजय संकल्प यात्रा हुई, यहाँ पे किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला है? मुझे लगता है भीड़ के जोश, उत्साह, उमंग और संख्या ने बता दिया कि लोगों ने कमर खिलाने की तैयारी कर ली है, कमर कस ली है और कमर कस के फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार करके बनानी है। सर, कल यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 साल भारतीय जनता पार्टी को हमीरपुर में हो गए, 16 साल आपको हो गए, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। कांग्रेस जब ये कहती है तो कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो जाता है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में किया। 300 बिस्तर का अस्पताल हमने हमीरपुर में बनाया, बिलासपुर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, पीजीआई एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ का ऊना में बनवाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देरा में बनवाया, IIIT ऊना में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, हाइड्रोजन कॉलेज बिलासपुर में। चारों तरफ को हमने 4 लेन हाईवे बनाया, रेलवे लाइन को बिछाया, नई ट्रेनों का शुरुआत करवाया।
6 केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, नई और बनाने की तैयारी है। सर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि संसद में आपने जो हमीरपुर और हिमाचल की थी आवाज़ नहीं उठाई, इस पर क्या कहें? अरे भाई, संसद में हम बोलते नहीं, दहाड़ते भी हैं। और संसद से लेकर सड़क तक पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया, अब हम मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार का काम किया तो करके दिखाते हैं। तो इस चुनावी बेला में सियासी तंजबाजी का दौर भी लगातार जारी है। उधर मंडी से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज किन्नौर के रिकांगपिओ में प्रचार करते हुए एक बार फिर कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला। विक्रमादित्य का कहना है कि कंगना रनौत मुद्दों पर बात करने के बजाय लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। उधर कंगना ने आज कुल्लू के मणिकर्ण में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश में भी 4 जून को भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबी, जब उनसे पूछा गया कि गरीब और गरीबों के बारे में, तो उन्होंने कहा गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड है, गरीबी वास्तविकता में होती नहीं है, एक मन का एक भ्रम है। आप अपने मन को चेंज कीजिए, मनोदशा को आप बदलिए और गरीबी भी बदल जाएगी। इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों। ये एक मजाक नहीं है देश का और लोकतंत्र का, तो ये क्या है? एक घिनौना मजाक बना के रखा हुआ है। और दूसरे यहाँ के जो छोटे शहजादे हैं कहते हैं सियापति हनुमान चंद्र की जय, फिर कहते हैं इंदिरा गांधी हमारी पहली राष्ट्रपति थी। इस तरह के न जाने कितने ज्यादा कार्टून एक तरह से है। मैं तो कहूंगी कि इन लोगों को कार्टून समझ के ही रखना चाहिए, इनसे राजनीति की उम्मीद मत कीजिए। मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे आपके वेशभूषा को देखने थोड़ी लोग आते हैं, मुद्दों को सुनने के लिए आते हैं कि क्या विजन आपके लोगों का, आपके नेतृत्व का इलाके के लिए है। हम भी यहाँ पे वेशभूषा पहन के आ सकते हैं, पर हम नौटंकी करने में विश्वास नहीं रखते। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वेशभूषा वो हमारे दिल में है, सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में 1 जून को होने जा रहे मतदान का परिदृश्य इस बार बिल्कुल अलग है। ये राजनीतिक दलों की चुनावी लड़ाई ना रहकर दिग्गजों की साख की लड़ाई बन चुकी है। एक और जहां भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में लगातार चुनावी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र का यह महामुकाबला किस रंग में रंगेगा, यह तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। आम चुनाव में इस बार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 18वें अध्याय की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश से चुनिंदा 543 लोगों को देश की संसद में भेजना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग भी 100% मतदान करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में 56 लाख से अधिक मतदाता हैं जो देश व प्रदेश की ओर से लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। प्रदेश में चुनाव आयोग के कार्यों की ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। लोकसभा के चुनावी रण के लिए हिमाचल में सियासी किरदार अपनी अपनी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। कहीं बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं तो कहीं एक दूसरे के सियासी किरदार को कमतर आंकने के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात ये कि चुनाव आयोग की कोशिश हिमाचल में भी मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का काम लगातार जारी है। करीब 45,000 से ज्यादा नए मतदाता सूची में अब तक जोड़े जा चुके हैं। पहली बार मतदान करने वालों की संख्या प्रदेश में 1,38,918 से बढ़कर 1,60,249 हो गई है। ज्यादातर नए मतदाता सिर्फ 18 और 19 साल की बीच के उम्र के हैं। बाकी मतदाता ऐसे लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची से किसी वजह से या कट गए थे या फिर छूट गए थे। प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या 56 लाख से भी ज्यादा है और इसमें महिला मतदाताओं की तादाद करीब 27,80,000 है। इस बीच चुनाव के दौरान ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी
इजाफा हुआ है। पहली बार मतदाताओं की संख्या में इजाफा करने के लिए एक नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी करने वालों का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया गया है। पहले नए मतदाता सिर्फ 1 जनवरी को 18 साल पूरे करने पर ही सूची में शामिल किए जाते थे। वहीं इस बार चुनाव आयोग प्रदेश में भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रयासरत है। लगभग 1,60,000 जो हैं वो युवा मतदाता हो गए हैं, जो कि हमारे ओवरऑल मतदाताओं का लगभग 3% तक अब पहुंच रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमारे युवा मतदाता हैं काफ़ी जागरूक हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जिन्होंने पंजीकरण कराया है और स्पेशली जिन्होंने नया पंजीकरण कराया है वो अवश्य ही वोट देंगे, क्योंकि एक ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है और बड़ा एक्साइटिंग होता है कि आप वोट करें, पोलिंग स्टेशन में जाके ईवीएम का बटन दबाएं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं कि वो आप बड़ी संख्या में आएँ और इसको एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं। मनीष गर्ग ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 14 मई तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 24 मई को होना है। इसके अलावा मतदाता सूची में छंटनी या फिर आवेदन की जांच करने के लिए भी 10 दिनों का समय दिया गया है। इस बीच 1 जून को प्रदेश में मतदान होना है, 4 जून को नतीजे घोषित होने हैं और देवभूमि हिमाचल भी इस बार इन चुनावों में 100% मतदान के लिए प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। जनादेश में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमीरपुर से हमारे संवाददाता सुशील से और जानने की कोशिश करते हैं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता किसकी सरकार पर मोहर लगाने का मन बना रही है। जी सुशील, एक तरफ 5वीं बार लगातार अनुराग ठाकुर जैसा बड़ा नाम भाजपा की ओर से मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस से सतपाल रायजादा चुनावी रण में उतरे हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के लिए मुकाबला कितना मुश्किल और कितना आसान माना जा रहा है? देखिए, ये तो विषय के गर्भ में छिपा है कि किसके साथ जनता जाती है, लेकिन मैं अभी बताऊं कि जो अनुराग ठाकुर हैं वो 5वीं बार जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वो अपने कामों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपने उपलब्धियों को गिना रहे हैं और उपलब्धियों को ही वो जनता के बीच में जब भी कहीं पे कोई अपने भाषण देते हैं तो अपनी गिनती में सारे जितनी भी उपलब्धियां रही हैं उनके हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की उपलब्धियों को वो जनता के सामने ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, जो जिनके साथ उनका सीधा मुकाबला है, उनकी अभी तक यहाँ हमीरपुर जो जिला है, हमीरपुर जिला में बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नेशनल पार्टी से आए हैं और सबसे बड़ी साख जो है वो यहाँ पे क्योंकि मुख्यमंत्री का हमीरपुर का से है मुख्यमंत्री, और हमीरपुर की उनकी साख, मुख्यमंत्री की साख जो है वो दांव पर है यहाँ पे बनस्पत ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो इनका जो रहेगा वो सबसे ज्यादा दाम जो जोर रहेगा और यहाँ पे जो ताकत लगानी पड़ेगी वो मुख्यमंत्री को हमीरपुर जिला में लगानी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हमीरपुर जिला हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और एक गढ़ में सेंध लगाना एक मुश्किल सा काम है, क्योंकि काफी सालों से यहाँ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्चस्व बोल सकते हैं। 26 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत रही है। उस वर्चस्व को लोकसभा के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं आपको विधानसभा की याद दिला दूं कि हमीरपुर जिला की 5 सीटों में से 4 सीटों पर जो थे वो, क्योंकि एक तो चलो यहाँ पे अभी चुनाव में चले गए हैं, 2 लोग चुनाव में चले गए हैं, लेकिन पिछली बार भी विधानसभा के 5 में से 4 सीटों पर जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए थे। तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो काफी इस बार भी जोर लगा रही है और आसानी से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने देना नहीं चाहती। जी 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 सुशील, अगर देखा जाए तो आज अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में विजय संकल्प यात्रा निकाली है, तो इस दौरान लोगों में कैसा माहौल देखने को मिला और किस तरह की लहर इस वक्त बनती नजर आ रही है हमीरपुर में? देखिए, हमीरपुर में जो था आज भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता आए थे और हमीरपुर में क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर जो थे वो काफी जोश में दिखे आज, और अनुराग ठाकुर का जो जोशीला भाषण था उसको भी काफी अपील की उस भाषण ने,
और जो हमीरपुर है उसमें जो यहाँ का युवा मोर्चा, और मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो महिला मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमेशा से ही ज्यादा आकर्षित रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 14 लाख के करीब वोटर हैं और आधे प्रतिशत जो है वो 50% के करीब यहाँ पे महिला मतदाता हैं। और महिला मतदाता जो है, जिस तरफ महिला मतदाता जाती हैं उस तरफ जो है वो चुनाव का रुझान देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो है काफी संख्या में महिलाएं जो है वो अनुराग ठाकुर के रैली में निकल के आए। जी जी सुशील, ये तो बात रही लोकसभा इलेक्शंस की। अगर हम बात करें उपचुनाव की तो उसके लिए माहौल लगभग हमीरपुर में कैसा है? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे लोकसभा के मुकाबले में जो विधानसभा की 2 सीटें हैं, सुजानपुर और बड़सर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे माहौल कुछ अलग सा चला है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस से टिकट लेके यहाँ पे आए। थोड़ा सा भीतर घात का भी यहाँ पे खतरा जो है वो प्रत्याशियों को बना है। ये नहीं मैं बोल सकता कि कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशियों को जो है वो भीतरघात का खतरा बना हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से आए हैं उनको यहाँ पे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और काफी मेहनत जो है लोगों में पैठ बनाने के लिए करनी पड़ रही है। हालांकि जो एक यहाँ पे एक और नारा मैं आपको बता दूं कि एक वोट सीएम एक वोट पीएम का नारा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी। तो ये हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जनादेश में आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में रुख करते हैं प्रदेश के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले जिला चंबा की ओर, जहां लोगों से बात कर उनसे लोकसभा चुनाव में उनकी मांगे और उनके मुद्दे जाने गए। एक रिपोर्ट। डीडी न्यूज़ की वोट यात्रा इस समय पहुंची है चंबा जिला मुख्यालय। हम आपको बता दें कि चंबा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र जहां कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अधीन आते हैं, वहीं चंबा का भरमौर विधानसभा क्षेत्र मंडी संसदीय क्षेत्र के अधीन आता है। मंडी संसदीय क्षेत्र के अधीन आते चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोगों की वर्षों पुरानी चहनी पास व पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित करने की मांग है, जिसको लेकर इस बार यहाँ के लोग एकजुट हो गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम उसी प्रतिनिधि को अपना मत देंगे जो हमें ये विश्वास दिलाएगा कि वे जीतने के पश्चात उनकी ये दोनों मांगे पूरी करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पांगी के कुछ लोग, आइए उन्हीं से इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने अपने शब्दों में कह दिया हुआ है कि पांगी के लोगों की ये काफ़ी पुरानी मांग है, तो मैं आपके माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जैसे कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव हमारा संसदीय क्षेत्र जो कि मंडी में पड़ता है और हमारा विधानसभा क्षेत्र जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हम इस अभी मुख्यतः 2 मांगों के ऊपर सरकार को कई बार लिख चुके हैं, कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें प्रमुखता से पहले नंबर पे हमारी चैनी पास सुरंग परियोजना है और दूसरे नंबर पे हमारी अलग विधानसभा क्षेत्र जो कि बरमौर के साथ जोड़ के रखा हुआ। तो अभी जैसे विक्रमादित्य जी ने पीछे पांगी में जाकर एक अपने चुनावी रैली की थी और उसमें उन्होंने स्टेज से ये घोषणा की हुई है कि मैं मुख्यतः तौर पे जब भी जीत के आऊँगा तो आपकी इन दोनों डिमांड्स उसको मैं प्रमुखता से सरकार में और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाऊँगा। वैसे ही मैं भाजपा के कर्नल रनौत जी से भी यही चाहता हूँ कि वो भी स्टेज पर इस बात की घोषणा करें कि अगर बाय द वे बीजेपी की सरकार बनती है और देश में, तो जब भी वो चुन के आएँ तो ये इन 2 डिमांड्स को वो भी पब्लिक के हित में सरकार के सम्मुख रखे, जिससे कि पंगवाल को अपना खोया हुआ अधिकार मिले। तो जो टनल और विधानसभा जो है ये बननी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या दिक्कत रहती है सर? क्योंकि हम 7-8 महीने जो है पांगी से ही फंसे रहते हैं, हमारा आना जाना बाय JNK या बाय मनाली आना तो वहाँ भी बहुत रिस्की रहता है। तो मतलब हम सब भी यही गुजारिश करते हैं कि जो भी नेता हमारा बने और उस हमारे इस मांग को प्रमुखता से उठाए। ऐसे प्रतिनिधि को चाहता हूं जो हमारी टनल की डिमांड पूरी करें, क्योंकि हम देश प्रदेश से 8-9 महीने से कटे रहते हैं। मैं जो भी हमारा कैंडिडेट होगा मंडी से, उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी इस डिमांड को प्रमुखता से लें और साथ में जो हमारी विधानसभा है जिसको हम इतने सालों से
प्रयास कर रहे हैं उस डिमांड को भी पूरे करें। तो आपने देखा कि पांगी के इन लोगों का कहना है कि वर्षों से वह सुरंग निर्माण व पांगी को अलग विधानसभा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया है। डीडी न्यूज़ के लिए जिला चंबा से विकास ठाकुर। प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों सहित 6 विधानसभा सीटों पर 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इसी के दृष्टिगत जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी 100% मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में की जा रही तैयारियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा से दूरदर्शन ने बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। और क्या कुछ तैयारियां जो है चुनावों के मद्देनजर की गई है, इस पर बात करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा के साथ। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि आम चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है सबसे पहले चुनावों के मद्देनजर? आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हमारे चले हुए हैं और लास्ट फेज़ जो 7वीं फेज़ हैं उसका भी आगाज़ नोटिफिकेशन के साथ हो चुका है। और तैयारियों की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की हमारी टीम्स हैं वो सारी एक्टिवेट हो गई हैं, चाहे वो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है या वीडियो सर्विलेंस टीम है, सारी टीम्स हमारी एक्टिवेट हो गई हैं। ऑब्जर्वर्स हमारे सारे जो हैं अपॉइंट हो चुके हैं और उनसे हमारा वार्तालाप भी हो गया है। इनफैक्ट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आ भी चुके हैं और बाकी भी इसमें आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर पर्सपेक्टिव से हमारा जो अलग अलग विधानसभा में जो रूटीन गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। और अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जहां तक ईवीएम वीवीपैट की बात है तो हमारी जितनी भी ईवीएम वीवीपैट हैं वो सारी असेंबली के जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पर जा चुकी हैं, उनका रैंडमाइजेशन हो चुका है और सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस में वो कार्य संपन्न हो चुका है। सर, बड़ा भंगाल जो है अति दुर्गम क्षेत्र में आता है और एक फतेहपुर के अधीन भी एक क्षेत्र है जहां पर वोट के जरिए ज़रूरत पड़ती थी, मतदान जो है वहां पर किया जाता था। इस बार किस तरह की व्यवस्था वहां के लिए विशेष तौर से रहने वाली है और वहां पर लोग जो है मतदान करने के लिए वहां पहुंच सकें, इसको किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है? अगर मैं फतेहपुर में जो आपने बताया, जो हमारा पोंग डैम के अंदर जो एक बूथ है, सतकुठेड़ा नाम से बूथ है, तो वहाँ वो सीजनल उसमें पानी चढ़ता है। इस बार जब हमारा चुनाव अभी समर में हो रहा है तो वो पानी रिसीड कर गया है, तो वो जो बूथ है अब बाय रोड एक्सेसिबल है, तो वहाँ पर उस तरीके की एक्सेस का इशू अब नहीं है। जहाँ तक बड़ा बंगाल की बात करते हैं तो बड़ा बंगाल है बिल्कुल हमारा दुर्गम क्षेत्र है, तो बड़ा बंगाल के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कमीशन से रिक्वेस्ट की है और कमीशन से भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को रिक्वेस्ट जा चुकी है कि हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ पर भेज पाएँ। कितने मतदाता जो है वो पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो है वो हैं दर्ज हुए हैं और कितना प्रतिशत अगर हम बात करें तो बढ़ा है मत जो लोगों ने नए मतदाता एनरोल्ड हुए हैं और युवा मतदाताओं की क्या संख्या जो है इस बार रहने वाली है, कितने नए मतदाता भी जुड़े हैं इस बार? अगर ज़िला की बात करते हैं तो लगभग 13,40,000 हमारे कुल वोटर हैं और अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो 15 लाख के आसपास हमारे वोटर हैं। और ये वेरिएशन इस वजह से भी होता है कि चंबा की भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है और कांगड़ा की देरा प्रागपुर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है। तो अगर हम आपस का ये जो जोड़ बाकी हम कर लेते हैं तो हमारे वोटर का परसेंटेज 13.5 लाख और 15 लाख के आसपास रहता है। सर, इस बार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जो है मतदान प्रतिशतता बढ़े, उसको लेकर के किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? तो अपील यही है कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपना मत का प्रयोग करें, और मत का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और निखर कर उभर कर निकलेगा। पूरे विश्व में भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है और इसकी जो साख है और हमें मजबूत करनी है और वो तभी हो सकती है जब सभी मतदाता इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है अधिक से अधिक मतदाता जो है अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, ये इन्होंने अपील भी की है। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा।
जनादेश में अब समय हो चला है आज के चुनावी किस्से का, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति के कुछ ऐसे धुरंधरों की जिन्होंने न सिर्फ सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव लड़कर रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि सबसे ज्यादा बार जीत भी दर्ज की है। आइए जानते हैं भारतीय राजनीति के इस सूची में शामिल योद्धाओं के बारे में। चुनावी किस्से में आज हम आपको बताएंगे सियासी अखाड़े के ऐसे 4 महारथी के नाम, जिनके नाम लोकसभा चुनाव जीतने का अटूट रिकॉर्ड है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं सीपीआईएम के नेता स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्ता। 12 लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से 11 लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 10 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने। तीसरे नंबर पर आते हैं सोमनाथ, जो 11 बार जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 10 बार जीत दर्ज की। और चौथे नंबर पर आते हैं कांग्रेस के लक्षद्वीप से सांसद रहे पदनाथ मोहम्मद सईद। 1967 से लेकर 1999 तक 10 बार इन्होंने लगातार चुनाव में जीत हासिल की। तो इस अद्भुत जानकारी के बाद जनादेश में आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सहयोग के लिए भारतीय संविधान में मताधिकार का प्रावधान दिया गया है, जिससे कि सही समय पर राष्ट्र हित में नीति निर्माण करने के लिए देशवासी एक सही नेता का चयन कर सके। आइए देखते हैं लोगों को मताधिकार का महत्व समझाती ये वोट अपील। देश के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि लोकतंत्र की असली शक्ति आपका मत है, तो इसके प्रति जागरूक बने और मतदान अवश्य करें। जितने भी युवा जिनका पहला वोट है, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगी कि जाकर मतदान जरूर करें। मेरा वोट मेरे देश के लिए। हिमाचल प्रदेश का मतदाता जागरूक और शिक्षित है और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका बखूबी निभाना जानता है। लोकसभा की 4 सीटों में चुनाव के लिए तो प्रदेश की जनता पहले से ही तैयार थी, लेकिन अब विधानसभा की भी 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में दबी जबान में मतदाता भी यही कह रहे हैं, आदतन कर दिए हैं कई वादे तुमने भी और आदतन हमने भी उनका एतबार कर लिया। अब देखना यह है कि इस बार प्रदेश की जनता किस पर एतबार करती है। जनादेश में आज इतना ही। फिर मिलेंगे सियासी हलचल और चुनाव की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।